आज का हमारा टॉपिक क्या है? टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इनको प्रूव करना है। इनमें से भी हम लोग कौन सा प्रूव करने वाले हैं? वी विल प्रूव द लॉ, व्हाट वी कैन से, वी विल प्रूव द स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक बार स्नेल्स लॉ याद कर ले। जिसको प्रूव करने वाले उसको तो याद कर ले। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइक दिस। ठीक है, then this light ray makes angle of incidence I on this side, this is angle of reflection R on other side, and the ratio of sin I upon sin R, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, this ratio is a constant, and that constant is equal to ratio of refractive index n2 upon n1. ठीक है, so that is equal to refractive index of second medium with respect to first medium. याद करो ये वाला नोटेशन, या फिर आपके बुक में शायद से ऐसा नोटेशन भी हो सकता है। refractive index of second medium with respect to first is n2 by n1, and that is equal to sin A upon sin R. So this is our Snell's law, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो इसको लेके चलेंगे हम लोग इतना पार्ट, और ये कांस्टेंट भी उधर ले तो दिस विल बी, इसको इधर ले लो, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। ऐसे इसको याद रखना ज्यादा आसान है। n1 sin I इक्वल टू n2 sin R, इसको ऐसे याद रखेंगे, दिस इज आवर स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अब हमें इसको या फिर इसको, दोनों में से कोई भी एक चीज इसको प्रूफ करना है हमें। सो वी विल यूज हाइजेंस वेव थ्योरी टू प्रूव दिस। स्नेल्स लॉ ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है बच्चों। दिस वाज गिवन बाय स्नेल बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, स्नेल से पहले ही ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, और उसका एक टेबल तैयार था कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा फॉर डिफरेंट मीडियम्स, बट नो वन वाज नोइंग द एग्जैक्ट रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन नहीं था। तो दैट मैथमेटिकल रिलेशन वाज गिवन बाय स्नेल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज किया उन्होंने, एंड देन ही गेव दिस। ठीक है, सो इट्स अ एम्पिरिकल लॉ, इसका कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं था अनटिल हाइजेंस थ्योरी। हाइजेन आया, उसने इस चीज को थ्योरेटिकली प्रूफ किया। तो अभी हम वही करने वाले हैं जो हाइजेन ने प्रूफ किया था थ्योरेटिकली। वी विल डू द सेम थिंग। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट यू कैन से थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। हमारे फिजिक्स में दो टाइप के लॉ होते हैं। एक होता है थ्योरी से आने वाला लॉ, ठीक है, किसी लॉजिक या किसी रीजन से आने वाला लॉ, तो थ्योरेटिकल लॉ। और ज्यादातर लॉ जो फिजिक्स में आते हैं वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं। एक्सपेरिमेंट से जो लॉ आते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल लॉ। ठीक है, तो ज्यादातर लॉ एम्पिरिकल लॉ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन से ये लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद उसकी थियरी, उसके पीछे क्या रीजन होगा, व्हाई इट हैज हैपेंड, ये ढूंढा जाता है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ का भी ऐसे था, पहले तो एक्सपेरिमेंट हो चुका था, रीडिंग्स पता थी बट लॉ नहीं पता। फिर मैथमेटिकल लॉ बनाया गया, स्नेल ने बनाया, सिर्फ लॉ तो बन गया लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता था। उसके बाद रीजन दिया हाइजेंस वेव थियरी ने। तो अब वो रीजन या फिर उसकी जो थियरी है थ्योरेटिकल प्रूफ, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग एक्चुअली थ्योरेटिकल नहीं, हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ पढ़ने वाले हैं। वी विल यूज बेसिक ज्योमेट्री टू प्रूव दिस। हाइजेन थ्योरी और बेसिक ज्योमेट्री दो चीजें हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम कल जो किया था वही है, सेम डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने कल मिस कर दिया था डायग्राम ड्राइंग, वो आज सीख लो वापस से, और जिन लोगों ने सीख लिया था वो रिवीजन कर लो। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बुक से देख के आपको डायग्राम परफेक्ट ड्रॉ करके नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन सीख लो डायग्राम पे कैसे करना। ठीक है, आई थिंक लाइट सफिशिएंट है अभी। देखो, सो सिंस वी आर प्रूविंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमें दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस इज बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। टेक्स्ट बुक जैसे नाम देने हैं इसलिए मैं टेक्स्ट बुक का डायग्राम देख लेता हूँ। इसको एम एन बोला है उन्होंने, दिस इज एम,
दिस इज एन, डायग्राम पेज नंबर है 163, उस पर है, सेम डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ. This Mn is the boundary between two medium. So this is medium 1. It can be air, vacuum, कुछ भी हो सकता है. This is medium 2, which is denser medium. ठीक है, ये rarer है, ये denser है relatively. और हमारा जो light है वो ऐसे आ रहा है in the form of plane wavefront. In the in the form of plane wave. देखो plane wavefront light की. ठीक है, डायग्राम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बनाना है, मेरे पास नहीं है और बोर्ड पे मैं यूज भी नहीं कर सकता उसको, व्हाइट बोर्ड पे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ. आप लोगों को क्या करना है, you have to use the geometrical instruments. ठीक है, तो हमें पैरेलल बीम बनाना है, सबसे पहला काम ये. सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप 1 क्या है, ये बना लो. स्टेप 2, कोई भी एक पॉइंट ले लो इस पे और वहां से नॉर्मल लाइन खींच लो. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाओ. ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाओगे, यूज योर प्रोटेक्टर, 90 डिग्री का मार्क करो और ये परपेंडिकुलर लाइन बनाओ. दिस इज आर नॉर्मल. फिर इसको 30 डिग्री या 40 डिग्री इससे मेजर करना है एंगल, मतलब आपका प्रोटेक्टर ऐसा रखना है, ऐसा. ठीक है, इस तरह से. और ये 30-40 डिग्री के आसपास ये एंगल ले लो, 35-40 कुछ भी चल जाएगा, बट कुछ एक एंगल फिक्स कर लो, उतने ही एंगल पे ये ड्रॉ करना. इसको पैरेलल एक और हमें बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक और नॉर्मल यहाँ कहीं तो ले लेंगे. लेट अस टेक वन मोर नॉर्मल. थोड़ा दूर लेना, 5-6 सेंटीमीटर दूर लेना तो अच्छा रहेगा. ठीक है, ये हमारा एक और नॉर्मल बन गया. ठीक है, और फिर इसको पैरेलल हमें एक और रे बनाना है. ये अगर मैंने 30 डिग्री पे लिया है तो ये भी 30 डिग्री पे लेंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे. तो सेम एंगल पे लेना है हमें, बिल्कुल परफेक्ट. अब ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होने वाला है, आप ले सकते हो परफेक्ट, है ना. तो ये हो गया मेरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट. मेरा पैरेलल तो नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा ही है. बस इससे ज्यादा अच्छा नहीं बना सकता ना यहाँ पर तो. ठीक है, सो ये मेरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट जो धीरे 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 आगे जाएगा. इस पॉइंट पर जब मेरा वेव फ्रंट आएगा, याद रखना वेव फ्रंट इन रेस को परपेंडिकुलर होता है. यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. दिस इज योर वेव, दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट. ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे ए बी. यही ए डैश बी डैश है, यहाँ आ गया ए बी हो गया. सो दिस इज माई इंसिडेंट वेव. टेक्स्ट बुक में ये वाला नहीं दिया शायद से, अच्छा दिया है उन्होंने पर ड्रॉ नहीं किया. दिस नॉर्मल पॉइंट इज पी, इसको पी बोला है उन्होंने, इसको बोला है पी डैश. टेक्स्ट बुक वाले नाम लिख रहा हूँ. अब ये हो गया आधा पार्ट ऑफ योर डायग्राम. अब हमें क्या करना है, ये हमने दिस एंगल वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना. दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और वो कितना लिया था हमने, लेटस से मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 30 डिग्री लिया था, 30 या 35 डिग्री लिया था. तो ये वाला यहाँ पर जो एंगल लेंगे दैट शुड बी 10 और 15 डिग्री और 20 डिग्री से कम, जो भी लेना है. ठीक है, सो टेक एनी एंगल लाइक दिस विच इज स्मॉलर. इस एंगल आई से छोटा एंगल लेना. ठीक है, डायग्राम बनाते वक्त. सो लेट मी टेक दैट एंगल. ठीक है, और इधर भी ले लेते हैं. आया क्या, पैरेलल जैसा दिख रहा है क्या. ठीक है, ये दोनों बीम पैरेलल होने चाहिए, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है. अब करना ये है, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री ले लिया मैंने, ये 30 ले लिया, या 15-15 ले लिया, है ना. लेट अस अज्यूम ये 15-15 है, ये 30-30. अब क्या, अब यहाँ पर दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये दोनों यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस दिस पर्टिकुलर रे. तो मैंने ये यहाँ से ये बना दिया परफेक्ट परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो ट्राइंगल वगैरह यूज करके भी आप बना सकते हैं. सो दिस इज माय परपेंडिकुलर. अब नाम दे देते हैं टेक्स्ट बुक वाले,
दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई, ये वाला पॉइंट ई है, ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ये याद रखना। और बस इतना, दिस एंगल इज आर, दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का और पार्ट, अब यहाँ से अंदर यहाँ पर एंगल उन्होंने दिए, लेकिन वो कहाँ से है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। एंड या दैट्स इट। मीडियम वन में लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज v2, ठीक है। स्पीड्स आर डिफरेंट, तो यहां से यहां तक अगर टाइम t लग जाए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस bc हो जाएगा स्पीड विच इज v1 इनटू टाइम विच इज t, ठीक है। ये हम लोग यहाँ कहीं तो डिफाइन कर देंगे बाद में। सिमिलरली AE, ये डिस्टेंस हो जाएगा v2t। इस मीडियम में देखो, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है t, उतने ही टाइम में मेरे जो वेव फ्रंट्स है ए पॉइंट से ई पॉइंट तक पहुंचेंगे विथ अ डिफरेंट स्पीड v2। इसका स्पीड कम है इस मीडियम में, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, सो आई गेट दिस v2t, ठीक है। हम एक्चुअली वो सारी चीजें प्रूव करने वाले हैं, बट मैं ये बता दे रहा हूँ इन एडवांस, ठीक है। तो ये v1t हो गया, ये v2t हो गया। चलो, डायग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया है। दिस वेव फ्रंट CE is refracted wavefront and AB is incident wavefront, ठीक है। ये हमारे पास डेटा यहाँ पर डायग्राम में अवेलेबल है। ए डैश बी डैश वही इंसिडेंट वेवफ्रंट यहाँ पर पहुंच गया, फिर वो रिफ्रैक्ट हुआ और फिर यहाँ पर चला गया इस मीडियम में। सो दिस इज द डायग्राम, इस तरह से बनाना है आपको। पहले MN ड्रॉ करना है, बाद में दो नॉर्मल बनाने हैं, दोनों नॉर्मल के बीच में 5-6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ दो। उसके बाद आपको यहाँ इस नॉर्मल से 30 डिग्री पे या 35 डिग्री पे ये एक रे बना देना है। यहाँ पर भी सेम एंगल पे 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर बना दो। फिर यहाँ पर नीचे इस नॉर्मल से, मतलब आपका जो प्रोटेक्टर है उसको ऐसा उल्टा इस तरफ रख दो, डी की तरफ। एंड देन यहाँ पर 15 डिग्री या 10 डिग्री, लेट अस से 10 डिग्री ले लिया इधर, 10 डिग्री इधर, ठीक है। ये बन जाएंगे मेरे दो रेज, ये दोनों पैरेलल ही आएंगे अगर आप परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ करोगे। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, हो गया डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। नाम जो आपने दिए वो याद रख लो, कौन से नाम देना है। अब देखो क्या हो रहा है, when the incident plane wavefront AB is moving towards the boundary MN between two medium, the waves at A reach the boundary MN first। MN बाउंड्री पर इस AB वेव फ्रंट का जो A वाले वेव्स है वो पहले रीच करेंगे। सो पॉइंट A starts emitting secondary wavelets and point A behaves as secondary source of light। ये सारा लिखना होता है, मैं ओरली बता रहा हूँ। Point A will start emitting secondary source of light। Let us say, let T be the time in which waves at B पर जो waves है वो T टाइम में B से C पहुंच गए। Waves at B reach C। तो जो B के waves है उनको C तक पहुंचने में टाइम लग रहा है T, ये हमने assumption किया। So in same time, अच्छा यहाँ पर इसका स्पीड भी लिख देते हैं, विथ स्पीड v1। उस मीडियम में स्पीड कितना था, v1 था। therefore bc distance will be speed into time, सही है। similarly also in the same time wavelets, secondary wavelets, secondary wavelets from
पॉइंट ए, इस पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं इसी वक्त इसी टाइम में विल रीच पॉइंट ई, रीच पॉइंट ई, ठीक है। सो देयरफॉर AE डिस्टेंस विथ स्पीड, अच्छा विथ स्पीड, स्पीड होगा उसका v2, देयरफॉर डिस्टेंस AE इज इक्वल टू v2t। ये मेरा हो गया, इसको नंबर 1 नंबर 2 ऐसा दे देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है पूरा बोर्ड। तो अब हमारे पास जो जो डेटा था वो हमने लिख लिया, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो लिख लिया। अब हमको क्या करना है, वापस से डायग्राम में देखो, डायग्राम पूरा दिख रहा है कि सभी, ठीक है। ये एंगल I है, ये मेरा 90 है, सो दिस एंगल इज कितना, कितना होगा ये एंगल, दिस इज I, दिस इज 90, सो दिस एंगल इज 90 माइनस है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, आप लोग मत लिखो अपने डायग्राम में, या फिर लिखना है तो ढंग से लिखना। I पेंसिल से लिख लो, 90 माइनस I, नाउ लुक एट दिस, दिस इज 90, 90 है या नहीं है देखो, दिस इज नॉर्मल, ये प्लेन को 90 है, दिस इज 90 माइनस I, दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल कितना, I किसी को ये इस पॉइंट में डाउट है क्या, ये I कहाँ से आया, सभी को ये समझा I कहाँ से आया, इफ दिस एंगल इज I देन दिस एंगल इज I, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से आ गया। अब इसकी जरूरत नहीं है अपने, 90 माइनस I हटा दिया मैंने, ठीक है। आप अपने डायग्राम में रख सकते हो, उसको रखना है। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, दिस एंगल इज R, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये वेव नॉर्मल है, तो वेव फ्रंट वेव नॉर्मल ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 है, ये R है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये एंगल, दिस इज R, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस R, यस और नो, हाँ बच्चों, ये एंगल yes कितना हो गया, 90 माइनस R। नाउ लुक एट दिस एंगल, अब इसको भूल जाओ, लुक एट दिस एंगल, ये भी तो 90 है, दिस इज 90 माइनस R, दिस इज 90, सो दिस एंगल इज R, यस और नो। अब ये एक्स्ट्रा जो मैंने किया था यहाँ पर कचरा, उसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज I, ये हम वहां लिख देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, ठीक है। 11th 12th साइंस के बच्चे तो उतना ज्योमेट्री आता है ऐसा हम लोग अजम्पशन करेंगे, और आपके टीचर्स को भी उतना ज्योमेट्री आता है ऐसा हम अजम्पशन करके डायरेक्ट लिखेंगे। इन फिगर एंगल BAC इक्वल टू एंगल PAA डैश इक्वल टू एंगल I, एंड एंगल ACE इक्वल टू एंगल, इसका नाम नहीं दिया, बुक वालों ने भी नाम नहीं दिया, नाम दे दे क्या, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो नाम दे देते हैं, अरे no, छोड़ो ना, डायरेक्ट लिख देते, दिस इज इक्वल टू एंगल R, रीजन दे देंगे बाय ज्योमेट्री, हमको बेसिक ज्योमेट्री आता है, उसके हिसाब से ये एंगल्स I है और ये एंगल R है, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में ज्यादा रीजन नहीं दिया, हमने सीधा सीधा लिखा है, हमको पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से I आ गया, ओके। तो हमारे पास एंगल I एंगल R आ चुका है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल देखो, हमें साइन आई अपन साइन आर निकालना, तो हम लोग पहले साइन आई को निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल I, यहाँ देखना डायग्राम में, ABC ट्रायंगल देखो, दिख रहा है डायग्राम पूरा, ABC ट्रायंगल में साइन ऑफ I, दिस इज एंगल I, this is hypotenuse, AC is hypotenuse, sin of I is opposite side upon hypotenuse, sin of theta क्या होता है, opposite upon hypotenuse, opposite is BC,
hypotenuse is AC, yes or no? दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए सीई, ACE ट्राइंगल देखो, इससे हमें मिलेगा साइन ऑफ आर। साइन आर कितना, जल्दी बताओ। साइन आर इज AE अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, AE अपॉन AC। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, हमें साइन ए अपॉन साइन आर रेशो निकालना है। इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, इन दोनों को डिवाइड कर दो। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन ए। देखो तो भैया, समझ में आ रहा है क्या? इसको और इसको डिवाइड किया, इसको और इसको डिवाइड किया, AC AC कट हो गया, BC अपॉन ए बच गया। हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से आया BC, AC कहाँ गया, कट हो गया, दोनों का डिवीजन किया, AC कट हो गया। यस, अब Yes, BC का वैल्यू जरा देखना, यहाँ पे तो हमने लिखा है इक्वेशन 1 में, क्या लिखा है? BC इज V1T, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ, V1T, और AE कितना है? V2T। यहाँ पर रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हमने कॉपी पेस्ट मारा, इन टाइम दोनों का टाइम सेम है तो कट कर दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या था? सो बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या डेफिनेशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is equal to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium। ये इसका डेफिनेशन है। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और 6 का राइट साइड सेम है, मतलब लेफ्ट साइड सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी कैन राइट sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये हो गया अपना स्नेल्स लॉ का प्रूफ। देखो तो बच्चों, स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दिया क्या हमने? बहुत सिंपल टाइप का ज्योमेट्रिकल प्रूफ है बच्चों, है ना? कोई ज्यादा फिजिक्स यूज नहीं किया यहाँ पर। लिख लो पूरा प्रूफ, एक बार लिखो, फिर उसको वापस से पढ़ो, उसमें डाउट आता है, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, अभी भी पूछ सकते हो, पूरा लिखने के बाद भी पूछ सकते हो।
ओके सर। देखा सभी ने? ओके, ये प्रूफ आज तक मतलब लास्ट कुछ मैंने 10 इयर्स के पेपर देखे थे, तो उसमें 6 से 7 बार पूछा गया, 7 टाइम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, और आपकी बैच नहीं है, मतलब फर्स्ट बैच है न्यू सिलेबस के हिसाब से, जिनका टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी लोगों का तो एग्जाम हुआ ही नहीं। आपकी सीनियर का फर्स्ट बैच था, जिनका एग्जाम होने वाला था, उनका हुआ ही नहीं है न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो फिर भी आपके पैटर्न में भी ये क्वेश्चन आना फिक्स है। अगर 3 मार्क्स वाला पुराना पैटर्न होगा तो इस तरीके से आएगा, मार्क्स थोड़े से चेंज हो सकता है, डेरिवेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आने वाला है, ये फिक्स है एग्जाम में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है मोर देन 70% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। किस में से प्रिपेयर करोगे? नोट्स में से करना। सेम स्टेप्स है नोट्स में भी, शायद से सिर्फ नाम जो है ABCD वगैरह वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन डायग्राम के बाद क्या डिस्क्रिप्शन देना है जो मैंने ओरली दिया था वो वहां पर पॉइंट वाइज ढंग से दिया है, और उसके बाद मैथमेटिकल स्टेप्स का कॉमन है। ठीक है, इतना ही लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें बहुत सारा पार्ट मिसिंग है जो मैंने ओरली बताया था, वो लिखना है। सो नोट्स से इस डेरिवेशन को आज प्रिपेयर करना है सभी ने, नोट्स में से देख देख के ढंग से लिखना है वापस से पूरा डेरिवेशन। ठीक है, और फिर उसमें अगर कुछ डाउट बचता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। फाइन। अब हम लोग एक और चीज प्रूफ करेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि स्पीड जो होता है लाइट का, इट इज मोर इन रेयर मीडियम एंड लेस इन डेंसर मीडियम। इसी से प्रूफ हो जाएगा, इसी डायग्राम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि शो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम एंड लेस इन डेंसर मीडियम यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन वहां तक करना है। उसके आगे 2 से 3 स्टेप बढ़ेंगे, वो मैं यहाँ लिखा हूँ। आगे के जो स्टेप है मैं यहाँ बोल के देता हूँ। तो क्या है, फ्रॉम हो गया हरकत क्यों खराब चल रहा है। फ्रॉम फिगर एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, है ना? हमने क्या अजम्पशन किया था, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम में एंगल बड़ा है, डेंसर मीडियम में छोटा है। दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, और हमारा डायग्राम भी बता रहा है। सो एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, तो साइन I इज ग्रेटर देन साइन R, दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया। सो साइन I अपॉन साइन R इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड नाउ वी हैव दिस साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R, बट साइन I अपॉन साइन R is V1 upon V2, इक्वेशन नंबर 5 से लिखा, इक्वेशन नंबर 5 है ना? सो दिस implies V1 upon V2 is greater than 1. So this implies V1 is greater than V2. V1 is speed in first medium, V2 is speed in second medium. So speed in rarer medium, speed of light in rarer medium is greater than speed of light in denser medium. प्रूफ हो गया क्या? सिंपल, हमने मैथमेटिक्स का यूज किया। देख लो ये स्टेप्स, तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको पूछा है शो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, अगर पूछे तो ये एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे। थोड़ा जूम इन कर दो, मतलब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये आपको होमवर्क में पढ़ना है। इट्स अ थियरी टॉपिक। गो थ्रू द टॉपिक, समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वो क्या है उसमें। हमारा जो ये लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है या फिर यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सो इसका मतलब ये हुआ कि the same pair of medium will bend different frequency at different angles। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट अलग अलग एंगल पर बेंड होगा, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स, एंड दैट्स व्हाई दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अगर हम व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो 7 कलर जो है वो स्लाइटली अलग अलग एंगल पे स्प्रेड आउट होंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी सी द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी is a different frequency light bends at different angle। So refractive index जो हम लोग ये वैल्यू लेते हैं ना, n1 n2, तो ये n1 n2 का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है और ऑल द फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए उस वैल्यू में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ड्यू टू विच दीज एंगल्स आर स्लाइटली डिफरेंट। तो ये अगर व्हाइट लाइट का बीम है, सिंगल बीम, तो यहाँ पर एक स्प्रेड बीम आएगा जिसमें 7 कलर्स होंगे, ठीक है। तो जिसको हम लोग डिस्पर्शन इफेक्ट बोलते हैं, तो वो यहाँ पर हो जाएगा इस केस में। तो ये वाला टॉपिक जो है ये आपको होमवर्क में करना है, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन तो बड़ा टॉपिक है, इमीडिएट होगा नहीं, अपने पास है 10 मिनट। तो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। यही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो लेट मी सी कहाँ पर है। हाँ, ये वाला करते हैं। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 13, पेज 184। क्वेश्चन नंबर 13, पेज 184। टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, पेज है 184। इसमें किसी को कुछ डाउट है, इरेज कर दो ये सब, कर दो इरेज। हाँ सर। अब हम लोग करते हैं वो एग्जाम्पल अनसॉल्व वाला है। हमको ऑलरेडी स्नेल्स लॉ तो पता ही था, तो वो एग्जाम्पल हम ये प्रूफ किए बिना भी कर सकते थे। ठीक है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, आपने 10th तक किया होगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। White light consists of wavelength from 400 nanometer to wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer। ये वेवलेंथ का रेंज दिया है। वेवलेंथ के लिए हम लोग ये ग्रीक सिंबल यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड लैम्बडा। ये सिंबल को बोलते हैं हम लोग लैम्बडा। इट्स अ ग्रीक सिंबल यूज्ड फॉर वेवलेंथ। What will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.55। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, क्योंकि एयर से ग्लास जा रहा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखना चाहिए। फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड मीडियम इज ग्लास। यहाँ पर चाहिए तो ये मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एयर ग्लास। एयर का दिया नहीं है, आपको याद रखना चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 के क्लोज होता है एक्चुअली। देन क्या बोला है उन्हें, वेवलेंथ रेंज इन ग्लास। हमें ग्लास के अंदर वेवलेंथ रेंज निकालना है। दिस इज इन एयर, हमें वेवलेंथ रेंज निकालना है इन ग्लास, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। फॉर्मूला लिखते हैं पहले। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे फिर फॉर्मूला को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्नेल्स लॉ। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना देता हूँ फिर डायरेक्ट लिखेंगे एक बार।
स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमें क्या सिखाया गया है? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर is equal to refractive index of second medium upon refractive index of first medium, and this is also equal to speed of light in first medium upon speed of light in second medium, v1 by v2. पिछले डेरिवेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये एक फॉर्मूला याद रखो। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो v2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कभी भी अगर लाइट का वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एंड दिस इज द रिलेशन। वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। ये वैल्यू इधर डाल देंगे तो यू विल गेट साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1 इक्वल टू v1 बाय v2, और v1 और v2 की वैल्यू डाल देंगे न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। ये न्यू क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और वो कभी चेंज नहीं होती है अगर मीडियम चेंज हो जाए तो भी। तो ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो फाइनल फॉर्मूला जो याद रखना है स्नेल्स लॉ का, वो ये यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ का बड़ा फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, n2 by n1 v1 by v2 which is equal to lambda 1 by lambda। ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह यूज करेंगे, इसी में से कोई एक पार्ट यूज करेंगे। इस एग्जांपल में भी हम लोग यही करने वाले हैं। हमारे पास n1 n2 है, लैम्डा 1 की रेंज है, लैम्डा 2 की रेंज निकालनी है। ये लैम्डा 1 की रेंज है, ये लैम्डा 2 की रेंज निकालनी है, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला सामने है, तो कौन सा यूज करेंगे? n2 by n1 is equal to lambda 1 by lambda। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, n2 by n1 इक्वल टू lambda 1 by lambda 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? स्नेल्स लॉ से आया। वहां पर मैंने डिराइव करके दिखाया है राइट साइड में, उसको सिर्फ साइड में कहीं तो लिख लो, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है। चलो अभी इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ 1 विच इज 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ 1 के लिए लेते हैं, और वेवलेंथ 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 2 निकालेंगे, मतलब ये लोअर रेंज निकालेंगे पहले, और फिर अपर रेंज वापस से सेम प्रोसेस से निकालेंगे। यूज दिस फॉर्मूला n2 by n1 इक्वल टू lambda 1 by lambda 2। n2 का वैल्यू डाल दो 1.55, n1 का वैल्यू डालो कितना है 1, लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 इज 400, लैम्डा 2 कितना है फाइंड करना है। सो इसको सॉल्व कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट इज लैम्डा 2 इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 1.5, so that will be, ये इधर गया ये इधर गया, so 1.55, ये डिवीजन कर लो, you will get आंसर इन नैनोमीटर। ये आ गया फर्स्ट रेंज, रेंज का लोअर लोअर वैल्यू आ गया। सिमिलरली सेम प्रोसेस से अपर वैल्यू निकालेंगे, इधर 700 डालेंगे, इधर 700 डालेंगे, 700 अपॉन 1.5, तो हमारे पास लैम्डा 2 का दिस इज लोअर लोअर लिमिट और लोअर वेवलेंथ, ये आ गई लैम्डा 2 ये वाली, और अपर वेवलेंथ लैम्डा 2 इक्वल टू वापस से वहां पर कितना हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 1.5। सेम प्रोसेस करना है, मैं प्रोसेस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यू विल गेट दिस समथिंग नैनोमीटर में आ जाएगा। दिस इज अपर रेंज फॉर अपर वेवलेंथ, अपर लिमिट ऑफ द वेवलेंथ, मतलब ये रेंज मिल गया अपने को, ठीक है। तो बस इतना ही करना है इसमें। तो ये आ जाता है 258.06 इसका डिवीजन, 258.06, और इसका डिवीजन आ जाएगा 451। करके देखना बच्चों, 451.6 nanometer। So the range is, so the wavelength range in glass
इज कहाँ से कहाँ तक है 258.06 नैनोमीटर से 451.6 नैनोमीटर ये रेंज है विजिबल लाइट का। तो देखो मीडियम चेंज होने पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना। कहाँ 400 से 700 और कहाँ 250 से 450 रेंज ऑलमोस्ट। लिख लो ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया है, सेम प्रोसेस से ये वाला आपको सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्ट लिखा है। सर थोडं झूम कराल का? हाँ करतो ठीक है दिसतंय येस सर.
हो गया कंप्लीट बच्चों? यस सर। ओके। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, सीधे सीधा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो रुकते हैं यहीं पे। आज बच्चों जेई की क्लास नहीं होने वाली है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में एडजस्ट कर लेंगे इसको।